हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर प्लैनेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के एग्रोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है इरिगेशन यानी कि सिंचाई के ऊपर। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सिंचाई क्या है, सिंचाई के क्या लाभ हैं, क्यों हम सिंचाई करते हैं, जलमांग क्या है, विभिन्न प्रकार के जल मृदा जल जो होते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक के बाद एक करके हम लोग इन लोगों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है कि सिंचाई क्या है। सिंचाई दरअसल सिंचाई का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सिंचाई का शाब्दिक अर्थ होता है सींचना। किसी भी वस्तु को या किसी भी पौधे को पानी देना या सींचना सिंचाई कहलाता है। ये तो हो गई एक शाब्दिक अर्थ की बात, यानी कि सामान्य तौर पर अगर हम बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंचाई का अर्थ होता है किसी वस्तु को सींचना या किसी पौधे को पानी देना। मगर असल में सिंचाई की एक वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में बात करें तो सिंचाई की परिभाषा को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग भी हमारे साथ लिखते जाएंगे क्योंकि मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवाता हुआ चलूंगा, जिनको पढ़ करके आप अपने यूपी बोर्ड को तो अच्छा बना ही सकते हैं, साथ ही आप अपने यूपी कैडेट की तैयारी में भी काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। तो सिंचाई की परिभाषा की अगर बात की जाए तो हम लोग लिखेंगे फसलोत्पादन वृद्धि के लिए उचित विकास के लिए तथा मृदा में आवश्यक नमी की मात्रा संरक्षित रखने के लिए फसल को कृत्रिमिक रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है कि फसलों को कृत्रिमिक रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। ये तो हो गई हमारी एक परिभाषा की बात कि फसलोत्पादन वृद्धि के लिए किस तरह हम अपनी फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। नंबर 2, उचित विकास के लिए, हमारे पौधे का आवश्यक विकास उचित विकास हो सके उसके लिए, तथा मृदा में आवश्यक नमी की मात्रा संरक्षित रखने के लिए, जिससे कि हमारी मृदा में आवश्यक नमी की मात्रा यानी आवश्यक मॉइस्चर को हम लोग उसमें संरक्षित रख सकें, उसके लिए फसल को कृत्रिमिक रूप से, दोस्तों इस पे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कृत्रिमिक रूप पर हम लोग हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि पौधे को कृत्रिमिक रूप से जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक उसे सिंचाई की श्रेणी में नहीं लाएंगे। अगर हमारे खेत में वर्षा द्वारा सिंचाई होती है, वर्षा द्वारा अगर हमारे खेत के फसलों को जल प्रदान होता है तो वह सिंचाई की कंडीशन में नहीं आता है। वर्षा द्वारा अगर हमारे खेत को पानी मिलता है तो उसे हम सिंचाई की कंडीशन में नहीं कहेंगे क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से सिंचाई हुई है। और हमें यहाँ पर हमारी जो परिभाषा है वो कह रही है कि कृत्रिमिक रूप से पानी देना चाहिए। तो जब तक फसल को कृत्रिमिक रूप से पानी नहीं दिया जाएगा वह सिंचाई की कंडीशन में नहीं आएगा। तो आप किसी को आराम से बता सकते हैं कि सिंचाई क्या है। तो फसलोत्पादन वृद्धि के लिए, उचित वृद्धि विकास के लिए तथा मृदा में आवश्यक नमी की मात्रा को संरक्षित रखने के लिए कृत्रिमिक रूप से पौधों को पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सिंचाई कहलाती है। अब बात हमारे पास आती है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है जिनके कारण हम सिंचाई करते हैं। तो आइए अब इस पर भी बात करते हैं कि क्या कारण है जिनके कारण हम सिंचाई की जाती है। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे, सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, आपको एक बात मैं और बताता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं लास्ट तक, जब तक कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा देता 11th का या 12th का, तो उससे आप लोगों को फायदा क्या होगा,
सबसे पहली बात कि आपका यूपी बोर्ड इतना अच्छा जाएगा कि आपने खुद नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम आपके लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, वो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, वो सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे जिनको पढ़ करके आप अपने ना केवल यूपी बोर्ड को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि आप अपने यूपी कैडेट की तैयारी में भी उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो बस आपका सहयोग यही चाहिए होता है कि आप लगातार हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप 11th या 12th में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि हमारी वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सिंचाई की आवश्यकता पर बात करते हैं कि क्या कारण हुए जो सिंचाई की आवश्यकता हमारे पास हुई। तो मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं और समझाता चलता हूं। नंबर 1 बात की जाए, सिंचाई की आवश्यकता क्या हुई? वर्षा की अनियमितताएं। वर्षा की अनियमितता है। वर्षा की अनियमितताओं से सिंचाई की आवश्यकता किस तरह से बढ़ती है, चलो पहले इसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश की जितनी भी कृषि होती है वो सब कृषि जल के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर ही आधारित होती है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांशता जो कृषि होती है वह वर्षा पर ही आधारित होती है जल के लिए। जैसा कि आपने अभी देखा है कि मानसून समय से नहीं आता है, वर्षा अनियमित रूप से, अनिश्चित रूप से हो रही है। कहीं कहीं तो वर्षा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आवश्यकता से अधिक जल पौधों को मिल जाता है, तो फसल हमारी नष्ट हो जाती है। तो कहीं क्या होता है कि उतनी सिंचाई हो ही नहीं पाती है, उतनी वर्षा हो ही नहीं पाती है कि हमारी फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी भी मिल पाए। तो उस केस में क्या होता है, जब हमारी फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर सिंचाई का प्रयोग करके अपनी फसलों को बचाते हैं, अपनी फसलों को पानी आवश्यकता अनुसार प्रदान करते हैं। तो सिंचाई की आवश्यकता एक तो ये हो गई कि वर्षा की अनियमितताओं के कारण हम लोगों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। नंबर 2 बात करें, मृदा की उर्वराशीलता। मृदा की उर्वराशीलता, जब हमारे मृदा में आवश्यकता अनुसार नमी नहीं रह पाती है, किसी कारणवश हमारी फसल या हमारी मृदा सूख जाती है, तो उस केस में क्या होती है, हमारी मृदा की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। और जब हमारी मृदा की संरचना खराब होगी तो वह अधिक जल धारण नहीं कर पाएगी, उसमें उर्वराशीलता उसकी नष्ट हो जाएगी। तो जब हमारी मृदा में आवश्यकता अनुसार जल नहीं होगा तो हमारी मृदा की उर्वराशीलता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, हमारी मृदा जल का धारण क्षमता बिल्कुल खो देगी। तो उस कंडीशन में हमारी जो फसलें होंगी वो अच्छी नहीं हो पाएंगी। उसके लिए हम लोग सिंचाई के माध्यम से अपनी मृदा की उर्वराशीलता में भी वृद्धि कर सकते हैं। नंबर 3 बात करें, समय से बुवाई हेतु। समय से बुवाई हेतु, समय से बुवाई से तात्पर्य ये है कि अगर वर्षा हो जाती है समय से तो हम अपनी बुवाई समय से कर सकते हैं, क्योंकि हम समय से अपनी खेत को जुताकर उसमें बुवाई कर सकते हैं। इन केस अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें अपनी फसल को तो बोना ही है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिंचाई का प्रयोग करके समय से अपनी फसल की बुवाई कर लेते हैं। नंबर 3। नंबर 4 बात करें, पाला या लू से बचाव। पाला या लू से बचाव क्या है? ऐसा आपने देखा होगा कि हमारे गांव के किसान या जो भी लोग हैं वो पाला सर्दियों में और गर्मियों में गर्म हवा यानी कि लू से बचाव के लिए खेत में पानी भर देते हैं। तो उस समय कोई आवश्यकता, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वर्षा हो ही। तो जब वर्षा नहीं होगी तो हम लोग सिंचाई का ही प्रयोग करते हैं, अपने खेतों को बचाते हैं। और नंबर 5 अंतिम पॉइंट पर बात करते हैं कि फसलोत्पादन में वृद्धि। फसलोत्पादन में वृद्धि, देखिए कुछ हमारे पास फसलें ऐसी हो जाती हैं जो अधिक जल चाहने वाली होती हैं, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, बरसीम हो गया। ये कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको आवश्यकता से अधिक जल चाहिए, अधिक जल की उनकी जलमांग अधिक होती है। तो केवल वर्षा के जल पर आधारित अगर हम रहते हैं तो हम उनकी जलमांग को पूरा नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं
कि सिंचाई के थ्रू अपनी फसल के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, फसल को उत्पादन में वृद्धि करते हैं। किस प्रकार से? हम उन्हें आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं, जल देते हैं। तो हमारी आवश्यकता क्योंकि हम लोगों को होती है। नंबर 1 है वर्षा की अनियमितताएं, वर्षा समय से नहीं होती है, इस कारण हमें जल की आवश्यकता होती है। मृदा की उर्वरशीलता, सूखी मृदा की उर्वरशीलता घट जाती है, जिस कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। समय से बुआई है तो मैंने आपको समझा ही दिया है। पाला या लूट के प्रकोप से बचाने के लिए भी हम जल की सिंचाई की आवश्यकता करते हैं, और फसलोत्पादन में वृद्धि हेतु भी जल की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता आप लोगों ने समझ ली। मुझे नहीं लगता है यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बचकर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ बचा तो है नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो अब बात करते हैं कि पौधों के लिए जल का क्या महत्व है, पौधों को जल किस प्रकार आवश्यक है, इस पर बात कर लेते हैं। पौधों हेतु जल की आवश्यकता, पौधों को किस प्रकार जल की आवश्यकता होती है, इस पर बात करते हैं। देखिए, पौधों के केस में आपने पढ़ा होगा कि पौधों का मुख्यतः शरीर यानी कि 90 से 92% जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? वो जल से बना होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट हमारा यही बन जाता है कि जो जल है स्वयं भोजन के रूप में, क्योंकि पौधों को जल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। भोजन के रूप में भी जल का ही प्रयोग करते हैं पौधे बेसिकली। नंबर 2 बात करते हैं विलायक तथा वाहक के रूप में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो पौधे होते हैं ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको घुलित फॉर्म में ही लेते हैं। जब ये किसी भी खाद्य पदार्थ को घुलित रूप में लेते हैं तो जल एक अच्छा विलायक है। जल किसी पदार्थ को, किसी भी खनिज लवण को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को स्वयं में आसानी से घोल लेता है। और वाहक यानी कि कैरियर के रूप में, जैसा कि जल आपको पता होगा पौधे के जड़ से विभिन्न भागों तक पहुंचता है या खाद्य पदार्थ का वहन करता है, तो वह भी जल के थ्रू ही पौधे में होता है। तो ये भी पौधे के लिए आवश्यकता हो जाती है जल की, विलायक तथा वाहक के रूप में। नंबर 3 अगर बात करें ताप नियंत्रण। अब भैया जल ताप नियंत्रण का भी प्रयोग करता है पौधों में। किस प्रकार से? कई बार क्या होता है, हमारे पौधे जब वातावरण में काफी अधिक गर्मी हो जाती है तो हमारा जो जल है ये वाष्प के रूप में निकलता है, जिससे हमारे पौधों में ताप नियंत्रण का कार्य भी जल करता है। अब चौथा बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता होती है। यहां पर आप बाष्पोत्सर्जन भी लिख लीजिए साथ में, तथा बाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण तथा बाष्पोत्सर्जन में भी जल की आवश्यक भूमिका होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एवं बाष्पोत्सर्जन जो है ये पौधे की फिजियोलॉजी में हम लोग इनको पढ़ते हैं। तो इनको अभी ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इनको ज्यादा डीपली पढ़ जाएंगे तो वो हमारा बॉटनी में चला जाएगा, और हमें बॉटनी में नहीं, अभी हमें बात करनी है केवल और केवल एग्रोनॉमी के ऊपर। तो पौधों को जल की आवश्यकता है, तो जल स्वयं भोजन के रूप में, विलायक तथा वाहक के रूप में, ताप नियंत्रण के रूप में, प्रकाश संश्लेषण तथा बाष्पोत्सर्जन के रूप में। पांचवा लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता वृद्धि। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि भी जल के माध्यम से होती है। तो वो, लेकिन वो अभी थोड़ा डीपली हो जाएगा, तो इसको हम आपको बताएंगे।
लेकिन जब आवश्यकता पड़े, क्योंकि ये थोड़ा बॉटनी का पोर्शन इसमें आ जाता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी पौधों में तो जल की आवश्यकता में आपने पढ़ा। जल स्वयं भोजन के रूप में पौधे प्रयोग करते हैं, विलायक तथा वाहक के रूप में पौधे प्रयोग करते हैं, ताप नियंत्रण के रूप में पौधे प्रयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा बाष्पोत्सर्जन के रूप में पौधे प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि हेतु पौधे जल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये तो पौधे की जल की आवश्यकताएं हो गई। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी है वो मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चैनल पर ये पहली एक वीडियो बनी है जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। अब से हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगी वो आपके टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आएंगी, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। जैसे आज मैंने यहाँ पर एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, सिंचाई 12th क्लास का। तो जब तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक इस पर एग्रोनॉमी की ही 12th की जो सिंचाई है उसी चैप्टर से इस पर लगातार आपके सिलेबस से वीडियो अपलोड की जाएंगी। जब आपका ये सिलेबस एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम 11th क्लास के भी एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें, क्योंकि मुझे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो उसके लिए जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो 11th या 12th एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको हमारी चैनल पर सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, थ्योरी फॉर्म में मिल जाएंगी। प्लस आगे जब हम इसमें बात करेंगे सिंचाई की विधियों के बारे में, तो जिसमें से आपको पता है एक सतही सिंचाई, दूसरी अधोसतही सिंचाई है, फिर सतही सिंचाई में कई सारे प्रकार हैं, जैसे बाढ़गत सिंचाई हो गई, हमारी रिंग मेथड हो गई, और चेक बेसिन हो गई, बेसिन विधि हो गई, या ड्रिप सिंचाई हो गई। तो उन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।